हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मन मर्जियां भाग 37। भूपेश भैया से थप्पड़ खाकर गोलू मनोहर की ओर चला आया। गुस्सा भी आ रहा था कि ऐसे कैसे कोई आकर उसे कंटाप मारकर चला जाता है, पर भैया किसी लड़के के सामने उसकी ही बीवी को अंट शंट बकोगे तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही ना। खैर, गोलू को अपसेट देखकर मनोहर ने कोट की अंदर वाली जेब से छोटी बोतल निकाली और गोलू को साइड में लाकर कहा, लो 2 घूंट मार लो, इससे ना बेइज्जती कम महसूस होगी। मनोहर से बोतल लेकर गोलू ने 2 घूंट मारे। ये थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग थी क्योंकि मनोहर दिल्ली से लेकर आया था। दोनों वापस निकासी में शामिल हो गए। गोलू को थोड़ी थोड़ी चढ़ने लगी। उसने बैंड वालों से नागिन बजाने को कहा। बैंड वालों ने जैसे ही नागिन बजाना शुरू किया, गोलू का डांस निकलने लगा। उसे देखकर एक लड़का जो कि मोहल्ले से ही था, मुंह में रुमाल दबाकर बीन बजाने लगा, जैसे गोलू कोई नागिन हो और वो सपेरा। शुरू में गोलू आराम से नाच रहा था, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर गिरकर लौटने लगा और खुद को समझ बैठा नागिन। गुड्डू ने देखा तो उसने मनोहर को अपने पास बुलाया और कहा, अबे गोलू में कौन सी माता वाता आ गई है बे, रोको उसको। हाँ देखता हूं, कहकर मनोहर आगे आया और जैसे ही गोलू को रोकने की कोशिश की, गोलू ने उसी पर हाथों से बना सांप का फन तानते हुए आंखें दिखाई। बेचारा मनोहर पीछे खिसक गया। गोलू तो जैसे आज किसी की नहीं सुनने वाला था। मिश्रा जी ने देखा तो गुड्डू की ओर देखकर आंखों ही आंखों में गोलू को रोकने का इशारा किया। बेचारा गुड्डू, वो क्या करता? गोलू उसका दोस्त था, भला उसे कैसे रोकता? मनोहर की ओर देखा तो मनोहर ने भी कंधे उचका दिए। मिश्रा जी ने देखा गोलू की वजह से निकासी तब से एक ही जगह पर रुकी हुई है, तो वे उसके पास आए और उसे रोककर साइड में ले जाते हुए कहा, गोलू बेटा ऐसा नहीं करते, निकासी आगे जाने दो यार, घर चल के नाच लेना, काहे नागिन बनकर सबको डसने पर तुले हो। हम घर जाकर और नाचेंगे, गोलू ने बच्चों की तरह कहा। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे लिए अच्छा खासा इंतजाम करेंगे, अभी तुम शांति से चलो। मनोहर की तरफ देखते हुए उन्होंने आवाज लगाई और कहा, मनोहर संभालो इसे। मिश्रा जी गोलू को मनोहर के हवाले करते हैं और खुद बैंड बाजे वालों के साथ आगे बढ़ने का इशारा करते हैं। बैंड वाला एक बार फिर बजाना शुरू कर देता है और गाने लगता है। सभी आगे बढ़ जाते हैं और गुड्डू मन ही मन कहता है कि अब कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन गुड्डू की शादी हो और उसमें कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? चलते हुए जैसे ही निकासी पिंकिया के मोहल्ले में पहुंची, गुड्डू का दिल धड़क उठा। उसने गोलू की ओर देखकर इशारा किया कि यहाँ क्यों आए हैं। गोलू को कुछ और ही समझ आया। उसने मुस्कुराते हुए गुड्डू को रुकने का इशारा किया। मिश्रा जी ने बैंड वालों को वहीं रुककर बजाने को कहा। ना चाहते हुए भी गुड्डू की नजर पिंकी की बालकनी की ओर चली गई, जहां खड़ी पिंकी गुड्डू को देख रही थी। गोलू तब तक पहुंचा ऊपर लड़के के पास और उससे अपना गाना बजाने को कहा। लड़के ने सुना तो कहा, अरे भैया शादी ब्याह में ऐसे गाने नहीं बजाते हैं, मैं 7 समंदर बजवाता हूँ। अभी कान के नीचे रखेंगे ना बेटा तो 14 समंदर पार जाके गिरोगे। जो बोला है बजाओ। पैसे दिए ना मिश्रा जी तुमको? तो ऊ जो है ना छुटका मिश्रा जिसकी शादी है, ऊ है हमरा जिगरी, उसी की फरमाइश है कि ई गाना बजाया जाए। अब तुम बजाओगे कि हम तुम्हें बजा दें? गोलू ने लड़के को समझाते हुए कहा तो लड़के ने हामी भर दी। लड़के ने बैंड वालों से साउंड चेंज करने का इशारा किया और गाने लगा। रोवेगी मैनू याद करके, रोवेगी मैनू याद करके, बेवफा 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 निकली है तूने, झूठा प्यार झूठा प्यार कीता है तू, बेवफा बेवफा। जैसे ही गुड्डू ने सुना, हैरानी से सामने लड़के को देखा। पिंकी ये गाना सुनकर चिढ़ गई और दरवाजा जोर से बंद करके अंदर चली गई। गोलू ने लड़की के गाल पर पप्पी लेते हुए कहा, अरे जियो राजा। मिश्रा जी ने देखा गोलू ऊपर चढ़ा हुआ था तो उसे नीचे उतरने को कहा, लेकिन गोलू आज किसी की नहीं सुनने वाला था। उसने लड़के के हाथ से माइक ले लिया
और गाने लगा, गुड्डू बदनाम हुआ पिंकिया तेरे लिए गुड्डू बदनाम। गोलू आगे गा पाता इससे पहले ही मिश्रा जी के कहने पर भूपेश भैया और मनोहर ने उसे नीचे उतारा और उसका मुंह बंद करके ले आए। माहौल बदला देखकर मिश्रा जी ने निकासी आगे बढ़ाने को कहा। सबको आगे भेजकर मिश्रा जी गोलू के पास आए और कहा, गोलुआ, तुमको शराब बांटने को कहते, तुम साले यहाँ खुद पी के बवाल कर रहे हो। थोड़ी सी जो पी ली है, चोरी तो नहीं की है। गोलू गाने लगा, अबे किस मनहूस ने पिलाई है इसको? यार मनोहर, तुम एक काम करो, इसको गाड़ी की डिग्गी में डालो और गेस्ट हाउस भिजवाओ यार। कहकर मिश्रा जी निकासी के साथ आगे बढ़ गए। कौन है ये नमूना? भूपेश ने मनोहर से पूछा। गुड्डू का दोस्त है, चलो लेकर चलो इसे, मनोहर ने कहा तो भूपेश उसे लेकर पीछे आ रही कार की तरफ लेकर आया और पीछे वाली सीट पर बैठा दिया। ड्राइवर को सीधा गेस्ट हाउस जाने को कहा और खुद मनोहर के साथ आगे बढ़ गया। बातों बातों में दोनों में अच्छी दोस्ती भी हो गई। निकाशी शहर भर में घूमते हुए जेके मंदिर पहुंची। कानपुर में राधा कृष्ण का फेमस मंदिर है। रात के 9 बज रहे थे और मंदिर बंद हो चुका था, लेकिन मिश्रा जी के कहने पर गुड्डू को वहां धोख लगवाना जरूरी था। छोटी सी पूजा के बाद सभी गेस्ट हाउस वापस निकल पड़े। इस बार मिश्रा जी ने सीधा चलने को कहा। 11 बजे तक सभी गेस्ट हाउस पहुंचे। आधा लोग खाना खाकर गए थे, बाकी जिन्होंने नहीं खाया था उन्होंने आकर खाना खाया। गुड्डू काफी थक चुका था, बस गोलू को ढूंढ रहा था। आखिर उसने पिंकी के घर के सामने जो हरकत की उस बारे में पूछना तो बनता था। गुड्डू ने साफा उतारकर वेदी को दे दिया और कमरे में आके कपड़े बदले। उसने मनोहर से पूछा, लेकिन उसे भी गोलू का कोई पता नहीं था। गुड्डू ने फोन किया लेकिन बंद। गुड्डू को चिंता भी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसे गोलू लोन में सबसे आखिर कोने में बैठा मिल गया। वहां बैठकर गोलू गुलाब जामुन पर हाथ साफ कर रहा था। गुड्डू जाकर उसके सामने बैठा और बड़े प्यार से कहा, और चाहिए? अरे नहीं भैया, 12-13 खा चुके हैं, अब और नहीं। गोलू ने होंठों पर जीभ फिराते हुए कहा। तुम साला इठो बात बताओ, पिंकिया के घर के सामने हंगामा करने की क्या जरूरत थी बे? गुड्डू ने इस बार भी सहज भाव से पूछा। गोलू हंसने लगा और कहा, अरे भैया बहुत मजा आया। उस चिपकली की शक्ल ना देखने लायक थी उस वक्त। क्या गाना गाया लड़के ने, बेवफा 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 निकली पिंकिया। अबे धीरे धीरे बोलो बे, एक तो पहले ही तुम इतना बखेड़ा कर चुके हो, बड़के मिश्रा जी बहुत ही नाराज है तुमसे। गुड्डू ने कहा, अरे बड़के मिश्रा की तो सॉरी तुम्हारे पापा है, छोड़ो उनको, हमने बदला ले लिया। गोलू ने कहा, कैसा बदला? गुड्डू को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो पिंकिया से, उसने तुम्हारा दिल तोड़ा, तुम्हें लुटा, बदले में हमने उसी के घर के सामने गाना बजवा दिया, सब बराबर। गोलू ने कहा, पगला गए हो तुम गोलू, चलो उठो और चलकर सो जाओ, सुबह बनारस भी तो जाना है। गुड्डू ने उसे उठाते हुए कहा और लेकर अंदर चला आया। गोलू बिस्तर पर आ गिरा और कुछ ही देर में सो गया। गुड्डू को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ ही घंटों बाद सुबह होने वाली थी और शगुन उसकी जिंदगी में आने वाली थी। अभी वह ठीक तरह से पिंकिया की यादों को दिल से निकाल भी नहीं पाया था। गुड्डू खिड़की के पास आकर बैठ गया और खाली पड़े आसमान में चमकते हुए चांद को देखने लगा। उसका मन बहुत भारी हो चुका था। कोई नहीं था जिसके सामने वह बात करके गुड्डू अपना दिल हल्का कर सके। एक गोलू था, लेकिन आज वो भी होश में नहीं था। गुड्डू का चेहरा उदासी से घिर गया और दिमाग ख्यालों में उलझ गया। कानपुर, उत्तर प्रदेश। उसी रात अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी शगुन चमकती आंखों से खाली आसमान में चमक रहे उस बड़े से चांद को निखार रही थी। कुछ घंटों बाद उसे हमेशा हमेशा के लिए गुड्डू का हो जाना था और ये एहसास बार बार शगुन को गुदगुदा रहे थे। शगुन का मन बिल्कुल शांत था, दिमाग में कोई विचार नहीं, बस सपनों से भरी आंखों में वह सामने 80 घाट को बहते हुए देख रही थी और गुड्डू के बारे में सोच रही थी। शगुन ने देखा प्रीति सो चुकी है तो वह उसके पास आई और उसे चद्दर उड़ा दिया। नजर प्रीति के फोन पर पड़ी तो शगुन ने फोन लिया
और खिड़की के पास आकर फोन अपने होठों से लगाकर सोचने लगी। प्रीति के फोन में गुड्डू जी का नंबर होगा। मन तो कर रहा है उनसे बात करने का। शगुन वैसे ही खड़ी रही। कुछ देर बाद फोन में गुड्डू का नंबर निकाला और कहा, काफी रात हो चुकी है, इस वक्त उन्हें फोन करे या नहीं? वैसे भी कल शादी है, गुड्डू जी भी तो जाग रहे होंगे, एक बार उनसे बात कर लेती हूँ। नहीं, इतनी रात में फोन किया तो क्या सोचेंगे वो? सोचेंगे क्या, होने वाले पति है, इतना हक तो बनता है। कर लेती हूँ, वरना इन्हीं बातों में उलझ जाऊंगी। सोचकर शगुन ने गुड्डू का नंबर डायल किया और फोन कान से लगा लिया। जैसे जैसे रिंग जा रही थी, शगुन के दिल की धड़कनें भी बढ़ते जा रही थी। उधर गुड्डू ने जब इतनी रात में प्रीति का फोन देखा तो सोच में पड़ गया और कहा, इतनी रात में ये काहे फोन कर रही है? सोचते हुए गुड्डू ने फोन उठाया और कहा, हेलो। शगुन ने गुड्डू की आवाज सुनी तो दिल पहले से ज्यादा धड़कने लगा। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। हेलो, अरे बोलोगी कुछो? इतनी रात में फोन की हो, कुछो काम था? शगुन को गुड्डू की ये कनपुरिया टोन बहुत पसंद थी। वह मुस्कुरा उठी, लेकिन कहा कुछ नहीं। अबे यार बोलोगी, हमें पता है तुमको बहुत ही मजा आता है हमें परेशान करने में। मैं शगुन बोल रही हूँ, शगुन ने सधी हुई आवाज में धीरे से कहा। शगुन की आवाज सुनते ही गुड्डू के दिल के तार झंझना उठे। ना उससे कुछ कहते बना, ना ही फोन काटते बना। वह खामोश हो गया। हेलो, शगुन ने कहा। हेलो जी कहिए, हम गुड्डू बोल रहे हैं, हमारा मतलब अर्पित बोल रहे हैं। गुड्डू ने अटकते हुए कहा। गुड्डू नाम ठीक है अर्पित जी। शगुन ने कहा। इतनी रात में फोन काहे की? गुड्डू ने पूछा। ऐसे ही आपसे बात करने का मन किया तो फोन लगा दिया, आपको बुरा लगा? शगुन ने पूछा। अरे नहीं, बुरा काहे लगेगा, हम जाग ही रहे थे, गुड्डू ने कहा। इस वक्त? शगुन ने पूछा। हाँ, वो कहा है ना कि हमारी निकासी निकली थी, तो अभी कुछ देर पहले ही गेस्ट हाउस पहुंचे हैं, गुड्डू ने कहा। अच्छा, शगुन ने कहा। गुड्डू खामोश और फिर शगुन भी खामोश। दोनों बस खामोशी से फोन कान से लगाए खड़े थे। कुछ देर बाद शगुन ने कहा, आप थक गए होंगे, रेस्ट कर लीजिए। नहीं, हम ठीक है, गुड्डू ने कहा। आप हमेशा ऐसे ही बात करते हैं? बचपन से ही। हिंदी आती है हमें, पर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, नजर लग जाती है। शगुन ने सुना तो हंस पड़ी। उसे गुड्डू बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। उसने आगे कहा, अच्छा, लेकिन मुझे ये भाषा नहीं आती। बनारस में रहकर भी हिंदी से ज्यादा यही इस्तेमाल नहीं करती मैं। हम बहुत बार आए हैं बनारस, गोलू के साथ, पिताजी के साथ, गुड्डू ने कहा। कैसा लगा? अच्छा है, आप इस बार आएंगी तो मैं घुमा दूंगी। आपका रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी नहीं आया है। फाइनल ईयर है ना आपका? तुम एक तो बात बताओ, पढ़ाई की बातें काहे कर रही हो हमसे? पिताजी बुला रहे हैं, नीचे जाकर आओ। कमरे में आकर वेदी ने कहा तो गुड्डू ने शगुन से कहा, ओ पिताजी बुला रहे हैं, फोन रखेगा? ठीक है, आप जाइए, ऑल द बेस्ट, शगुन ने कहा। ठीक है, गुड्डू ने कहा और फोन काट दिया। उधर शगुन फोन कटने के बाद गुड्डू की मासूमियत पर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर प्रीति की नींद खुली और उसने कहा, दी क्या हुआ, अकेली में ऐसे क्यों हंस रही हो? कुछ नहीं, तू सो जा, शगुन ने प्रीति का फोन साइड में छुपाते हुए कहा। प्रीति वापस सो गई तो शगुन ने भी चुपचाप उसका फोन रखा और आकर प्रीति के बगल में लेट गई। कानों में अभी भी गुड्डू की प्यारी सी आवाज गूंज रही थी। सुबह मिश्रा जी ने सबको जल्दी ही उठा दिया और तैयार होने को कहा। घर की औरतें बारात में नहीं जा रही थी, बस वेदी और उसकी सहेलियां जा रही थी और अंजलि भाभी व सोनू भैया की वाइफ। बाकी बच्चे थे और कुछ बड़े। घर वालों के अलावा मोहल्ले से कुछ और
लोग थे और बाकी गुड्डू के कुछ दोस्त और मिश्रा जी के कुछ दोस्त जा रहे थे। गुड्डू के लिए एक सोनू भैया की गाड़ी बुक की जिसमें मनोहर, गोलू, सोनू भैया और भूपेश भैया जाने वाले थे। एक गाड़ी मिश्रा जी की थी जिसमें घर की बहू बेटियां जा रही थी। साथ में सोनू के भाई राहुल को भी उनके साथ बिठा दिया ताकि उनका ध्यान रख सके। छोटी मिनी बस थी जिसमें बाकी सब लोग थे। आखिरी गाड़ी मिश्रा जी की थी जिसमें बड़े लोग थे। बारात रवाना हुई। सफर लंबा था इसलिए गुड्डू ने अपने कंफर्ट के लिए फॉर्मल पैंट टी शर्ट ही पहन लिया। गोलू उसके बगल में बैठा था, उसकी आंखें सूजी हुई थी। दूसरी ओर मनोहर बैठा था। सोनू भैया गाड़ी चला रहे थे और भूपेश भैया उनकी बगल में बैठे थे। जैसे ही गाड़ी गेस्ट हाउस से रवाना हुई, भूपेश भैया ने गुड्डू की ओर पलटकर कहा, गुड्डू, तुम्हारे ये दोस्त ना बहुत चूतियां हैं। ये वाले तो कल रात पे ले जाते। थप्पड़ खाए तो थे आपसे, गोलू ने मुंह बनाकर कहा। हाँ तो बेटा, मां समान भाभी को गलत नियत से देखोगे तो पिटोगे ना, भूपेश ने गोलू से उलझते हुए कहा। अरे भैया छोड़िए ना, इतना बुरा भी नहीं है ये, गुड्डू ने गोलू को बचाते हुए कहा। शादी के बाद ना दूर रहो ऐसे दोस्तों से, भूपेश ने कहा और सामने देखने लगा। गोलू खून करने के इरादे वाले एक्सप्रेशन लेकर भूपेश की ओर लपका, लेकिन मनोहर और गुड्डू ने उसे रोक लिया और गुड्डू ने अपने हाथ जोड़ दिए। तो दोस्तों ये था मन मर्जियां भाग 37। इसका अगला भाग आप जल्द ही पढ़ेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।